Hello everyone. Today we are going to start a new topic, Bohr's model of atom or Bohr's atomic model. To overcome the drawback of Rutherford model of atom and to explain the line spectrum of hydrogen, Niels Bohr in 1913 proposed a new model of atom called Bohr's model of atom. Bohr's model of atom क्या था? बोर्स मॉडल ऑफ एटम से पहले रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था एटम पे जिसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, उनको ओवरकम करने के लिए नील बोर ने 1913 में क्या किया, एक न्यू मॉडल दिया जिसका नाम था बोहर मॉडल ऑफ एटम। और उसमें उसने एक्सप्लेन किया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को और उसने कुछ मेन पोस्टुलेट दिए। पहला पोस्टुलेट उसका क्या था? द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली revolve in their respective orbit without losing energy. These orbit or shell are associated with definite energy called energy level. जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में विदाउट लूजिंग एनर्जी, और हर एक ऑर्बिट जो होता है उसका एक डेफिनेट एनर्जी होती है जिनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। जैसे कि एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो एनर्जी लेवल जो 1 है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K से, 2 को हम L से, 3 को हम M से, 4 को हम N से। जैसे कि हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है एनर्जी लेवल ऑफ एटम। जैसे ये एटम है और ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो है ये ऑर्बिट है जिनको हमने रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं K से, सेकंड जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, थर्ड को हम M से, ऐसे सो ऑन। ठीक है। और इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो था the electrostatic force of attraction between the nucleus and electron counterbalance the centripetal force required for revolving the electron. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को के बीच, वो क्या होता है, वो काउंटर बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो ना तो अंदर की तरफ आते हैं और ना ही बाहर की तरफ जाते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। इसी तरह इसका जो थर्ड पोस्टुलेट था वो क्या था? The electron can move in only those circular orbit where the angular momentum is a whole number multiple of h/2π। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन्हीं ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनका जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, होल मल्टीपल ऑफ h/2π। h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज जैसे कि mvr मतलब एंगुलर मोमेंटम, m मीन्स मास, v मीन्स वेलोसिटी एंड r मीन्स रेडियस इज इक्वल टू n मीन्स होल नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन होते हैं, और एन h/2π, h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट। लेकिन हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लेते, क्योंकि अगर हम ज़ीरो लेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए हम ज़ीरो को यहाँ पे रिमूव करते हैं, ज़ीरो नहीं लेते इसमें। इसका फोर्थ पोस्टुलेट क्या था? एनर्जी इज एमिटेड or absorbed by an atom only when an electron move from one energy level to another। एनर्जी जो है वो एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है बाय एटम के द्वारा सिर्फ तब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाए, या फर्स्ट से सेकंड में जाए, या सेकंड से फर्स्ट में आए, तभी क्या होगी, एनर्जी जो है एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि जो चेंज इन एनर्जी होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेली से, मतलब E2 माइनस E1। E2 मतलब सेकंड वाला एनर्जी लेवल और E1 मतलब फर्स्ट वाला। जब सेकंड से फर्स्ट की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, एमिट होगी, और जब फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएगा तो एनर्जी जो होगी वो एब्जर्व होगी। और इसको हम डेल ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके बराबर होती है, c/λ। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। ये भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो मतलब h जो है वो सेम है, और फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या रखेंगे, c/λ, और ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। हायर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट हायर इज इट्स एनर्जी। मतलब जितना ज़्यादा रेडियस होगा ऑर्बिट का उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, और जितना कम रेडियस होगा ऑर्बिट का उतनी कम उसकी एनर्जी होगी। और थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।